together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM presenting Amozish। दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर अफरोज ज़हीर और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिजिटल टूल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी तदरीस-ओ-इक्तिसाब में डिजिटल आलात क्या हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नुशैबा अंजर मैम। इससे कबल कि हम मैम से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मुख्तसर तारुफ मैम का पेश कर देना चाहता हूं। डॉक्टर नुशैबा अंजर मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन संभल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। मैम को 5 साल से ज़्यादा का तदरीसी तजुर्बा है। मैम के बहुत सारे आर्टिकल और मज़ामीन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ जर्नल्स और मैगज़ीन्स में शाये हो चुके हैं। मैम अक्सर रिसोर्स पर्सन की हैसियत से मुख्तलिफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर प्रोग्रामों में अपने खुतबात पेश करने के लिए जाती हैं। आइए मैम से हम डिजिटल टूल यानी तदरीस-ए-इक्तिसाब में जो हम डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मौजूदा दौर में जिस तरीके से तदरीस-ए-इक्तिसाब में डिजिटल टूल इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर जानेंगे मैम से कि मैम अगर हम इंडिया की बात करें, ख़ास तौर से चूँकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो इंडिया एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो इसमें डिजिटलाइजेशन का जो सिनारियो है मौजूदा दौर में, उसकी क्या सूरत हाल है? शुक्रिया अफरोज सर मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आज का जो ये टॉपिक आपने चूज़ किया है, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है आज के दौर में, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारी ज़िंदगी जो है कोविड से पहले और कोविड के बाद, ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि कोविड के बाद बिल्कुल डिजिटलाइज्ड हो गई है जी। और हमारी जो ये बहुत तेज़ी से ये ज़िंदगी ये जो बदल रही है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। मुश्किल नहीं बना रही है हमारी ज़िंदगी को, लेकिन चैलेंजिंग भी बना रही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे लिए चॉइस नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है हम एंड्रॉयड फ़ोन रखें या नहीं रखें। ख़ास तौर से कोविड के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गई है। देखिए, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इतनी आसानी से इस तरह से बैठ के इस प्रोग्राम को अंजाम नहीं दे रहे होते, है ना। तो ये हमारी ज़रूरत बन गई है, ख़ास तौर से हम कहें एजुकेशन की फील्ड में तो हमारे लिए बहुत अहम है।
और अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो देखिए इंडिया में जो प्रेजेंट हुकूमत है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी शुरू कर रखे हैं। नेशनल साक्षरता मिशन है, डिजिटल लिटरेसी मिशन है, और भी प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता डिजिटल साक्षरता अभियान है। लेकिन उसके बावजूद NSSO का सर्वे ये कहता है कि हमारी सिर्फ 27.5% ऑफ यूथ जिनकी एज है 15 से 29 साल, सिर्फ 27% लोग जो है डिजिटली स्किल्ड हैं, जिनके पास डिजिटल स्किल है सिर्फ। और एक और फाउंडेशन है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, उन्होंने 2018 में एक सर्वे किया और उन्होंने बताया कि 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिजिटली पुअर है, उनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, डिजिटल स्किल्स नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद है कि जो महरूम है डिजिटल स्किल से, उनको डिजिटल हुनर नहीं है उनके पास। क्योंकि आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे, मैं उसको वाज़ेह करूंगी कि आखिर हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ, आपको पता है इंडियन बच्चों को डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए घर में बच्चा जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और बच्चे आज की टेक्नोलॉजी के बीच में पैदा हो रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जब बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करना जानता है, हमारे बच्चे हमसे बेहतर से मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, फंक्शंस जानते हैं, हमें सारी चीज़ बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि जो हमारा यूथ है तो उनके पास डिजिटल स्किल्स की कमी है। तो इसके बारे में देखना ज़रूरी है, गौर फिक्र करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए आज के मौजूदा हालात में 90% जो जॉब है उसमें आपको डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत है। तो आगे चल के हम ये नहीं, बिल्कुल इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि 100% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो डिमांड करेंगे डिजिटल स्किल्स। तो अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है तो आगे फ्यूचर में आपके लिए जॉब मार्केट में अपने लिए रोजगार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मैम, डिजिटल स्किल की बात कर रहे हैं हम, तो मुख्तसर में आप डिजिटल स्किल से मुराद क्या है? कैसे हम डिजिटली स्किल्ड कहेंगे तलबा को या किसी यूथ को? देखिए पहले हम लोग बात करते थे कंप्यूटर लिटरेट के बारे में। असल में मसला यह है कि हमारी जो जनरेशन है, हमने उन तीन तरह की जनरेशन है मौजूदा हालात, जिसमें जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड हम कहते हैं। तो जनरेशन एक्स जो है तो वो लोग हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स, टीचर्स थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से जो है वो बहुत यूज टू हुए टेक्नोलॉजी के, जूम या फिर जो हमारे पास गूगल मीट है उसके जरिए जो है जैसे तदरीस को अंजाम देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, चैलेंजिंग था। फिर हमारे पास जनरेशन वाई है जिन्होंने बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लिया, जिसको हम मिलेनियल्स भी कहते हैं। लेकिन जो जनरेशन जेड है वो लोग जिनको मैं कह रही हूँ कि डिजिटल नेटिव्स, वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी के बीच में ही पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए डिजिटली स्किल क्या होती हैं? पहले हम लोग समझते थे कि कंप्यूटर लिटरेट होना जो है वो डिजिटली स्किल्स, कंप्यूटर की नॉलेज हो गई तो आप डिजिटली स्किल, कंप्यूटरली इन कर लिया आपने, अपने कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन टाइप, हाँ जी, कोई एप्लीकेशन टाइप कर लिया तो हम कहते थे कि ये डिजिटल स्किल। लेकिन मौजूदा हालात में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपको इंटरनेट एक्सेस करना आना चाहिए, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कैसे, आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर करना आपको आना चाहिए, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसमें चेंजेस करने हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जो अहम है डिजिटली स्किल्ड होने के लिए। ना सिर्फ कंप्यूटर चलाना काफ़ी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी नहीं है। जी मैम, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
listen to History's Mysteries. दोस्तों, हिस्ट्री मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम जानेंगे स्टोरी ऑफ वर्ड सिल्वर स्क्रीन। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं फलां अदाकार ने सिल्वर स्क्रीन पर कमाल दिखाया या ये कहानी सिल्वर स्क्रीन तक पहुंची। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर फिल्मी दुनिया को सिल्वर स्क्रीन क्यों कहा जाता है? आइए आज आपको ले चलते हैं एक दिलचस्प सफ़र पर, फिल्मी पर्दे की तारीख के सफ़र पर। 19वीं सदी के आखिर में जब सिनेमा का आगाज़ हुआ, उस वक्त फिल्में छोटे प्रोजेक्टर से कपड़े या दीवारों पर दिखाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों की मकबूलियत बढ़ी, प्रोजेक्टर्स भी ताकतवर होते गए और हॉल में बड़े बड़े पर्दे लगने लगे। दोस्तों, ये पर्दे आम कपड़े नहीं थे, बल्कि एक खास मटेरियल से तैयार किए जाते थे, जिन पर चांदी यानी सिल्वर या एल्युमिनियम का बारीक पाउडर लगाया जाता था। इस चमकदार तह का फायदा ये था कि प्रोजेक्टर की रोशनी ज़्यादा रोशन और साफ दिखाई देती और तस्वीर में एक खास दमक आती। यही वो वक्त था जब फिल्मी दुनिया को कहा जाने लगा सिल्वर स्क्रीन। इस तरक्की के पीछे कई साइंसदान और फिल्मी माहिरीन का हाथ था। थॉमस एडिसन ने मोशन पिक्चर की इब्तदाई ईजाद में किरदार अदा किया। लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में पेरिस में पहली मर्तबा आवाम के सामने फिल्म दिखाई। बाद में प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी और पर्दों की क्वालिटी बेहतर बनाई गई ताकि हज़ारों लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख सकें। यानी सिल्वर स्क्रीन सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी जिसने फिल्मों को ज़िंदगी बख्शी। आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर स्क्रीन एक इस्तिआरा बन गया। अब ये लफ्ज़ सिर्फ पर्दे के लिए नहीं, बल्कि पूरे फिल्मी सनत के लिए बोला जाता है। अदाकार, कहानियाँ, ड्रामे, सब कुछ इस एक इस्तिलाह में सिमट गया। तो दोस्तों, याद रखिए, जब आप सिल्वर स्क्रीन पर किसी अदाकार या फिल्म का जिक्र सुनते हैं तो यह सिर्फ एक पर्दे की बात नहीं, बल्कि उस जादुई दुनिया की है जो एक चमकदार चांदी जैसी स्क्रीन पर जिंदा हुई और आज भी हमारे दिलों को रोशन किए हुए है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्री मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिजिटल टूल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी तदरीस व इक्तिसाब में डिजिटल आलात। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नुशैबा अंदर मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन संभल मानू। मैम, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिनारियो में यानी मौजूदा हालात में जो हमारी जनरेशन है, आप उनको डिजिटलाइजेशन की नज़रिए से किस तरीके से देखती है? जी, जैसे मैंने बताया कि जो प्रेजेंट जनरेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जिनको हम डिजिटल नेटिव्स कह रहे हैं, तो डिजिटल नेटिव्स होने के लिए हमने कहा कि वो बच्चे जो 1994 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, तो हम वो जनरेशन जो है वो अभी हमारी स्कूल में है, यूनिवर्सिटीज में है, वो यूथ है ना। और जो जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई है वो टीचर्स हैं। जनरेशन एक्स वो लोग हैं जो 1966 से लेके 1977 के बीच में पैदा हुए हैं, और जनरेशन वाई जिनको हम मिलेनियल्स कहते हैं वो 1977 से लेके 1994 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं।
तो वो लोग हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, वो लोग जो है जनरेशन एक्स या जनरेशन वाई की, और जो हम जिन बच्चों से हमें डील करना है, जो हमारे तुलबा हैं, वो जनरेशन जेड के हैं। तो एक पूरा जनरेशन गैप है ना। बिल्कुल। उस जनरेशन गैप को ब्रिज सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही कर सकता है ना। एक कम्युनिकेशन गैप है, उन बच्चों की सोच समझ, चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से देखिए, हम लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ाई की है ट्रेडिशनल तरीके से, है ना। हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, कॉपीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के जो तुलबा हैं, वो लोग कॉपीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किताबें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। वो मोबाइल लेके क्लास में बैठ जाते हैं, है ना। आपकी नॉलेज को चैलेंज करते हैं, और कोई भी चीज गूगल करके उसका सवाल का जवाब निकाल रहे हैं। तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो बहुत चैलेंजिंग हो गया ये, खासतौर से टीचर्स के लिए, कि हम अपने आप को किस तरह से डिजिटली कॉम्पिटेंट बनाएं, ताकि हम जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन जेड कह रहे हैं, जेन जी भी कहा जाता है उनको, तो उनको किस तरह से हमें डील करना है, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जी मैम। मैम, अगर आपने अभी कुछ देर पहले बात की थी कंप्यूटर लिटरेसी की, और हम डिजिटल लिटरेसी की अब बात हो रही है। यानी पहले जो लोग ये समझते थे कि हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो हम डिजिटली स्किल्ड हैं, हमारे पास वैसी महारतें हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। लेकिन अब बहुत तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ऐसे में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कंप्यूटर लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी में कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको उस वक्त बताया था कि कंप्यूटर लिटरेसी, ये टर्म जो कंप्यूटर लिटरेसी आई थी वो 1980s में दी गई थी, और उसमें कंप्यूटर लिटरेसी के मायने बस यही थे कि कौन से लेवल का आपके पास तजुर्बा है और आप कंप्यूटर को कितना जानते हैं। इसके मायने ये थे कि आप जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उसको कितने अच्छे से समझते हैं, जैसे कि स्क्रीन क्या है, माउस क्या है ना, इसका क्या इस्तेमाल है, सीपीयू क्या है, आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के दौर में आप देखिए, एक तो पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप्स हैं। तो वो दौर था। लेकिन 90s में जो है वो ये डिजिटल लिटरेसी आई, जिसमें ये टर्म दी गई, डिजिटल लिटरेसी, ये टर्म कॉइन हुई, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के मायने बदल गए। क्योंकि जो हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, जब उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया, है ना, तो हमारे मायने बदल गया। आप देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी उस दौर में एक बहुत क्रेज हुआ करता था कंप्यूटर कोर्सेज का, और उस कंप्यूटर कोर्स में क्या वो बेसिक लैंग्वेज सिखाया करते थे आपको, है ना, बेसिक सिखाते थे आपको, MS वर्ड सिखाते थे। तो ये एकदम बेसिक चीज है। आज के दौर में तो कुछ नहीं है, मोबाइल में बच्चे ये कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। आप देखिए, असाइनमेंट्स हम देते हैं तो सब बच्चे टाइप करके ही लाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आसान काम है। इवन इन द मोबाइल डू दिस। और हमने जब कोविड का दौर था तो हमने टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह हम लोग करवाते थे, तो बहुत आसानी से, एक बार भी बच्चों ने हमसे नहीं पूछा कि मैम ऑनलाइन हम कैसे प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल है। बहुत शानदार बच्चे उस पर डायग्राम्स बना लेते थे, प्रेजेंटेशंस बना लेते थे और प्रेजेंट करते थे। तो वो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात थी कि जहाँ हम लोग बहुत झिझक रहे थे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ बच्चे बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली उसको इस्तेमाल कर रहे थे अपने दर्स व तदरीस को अमल देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है ना, दोनों जनरेशन्स में। और कंप्यूटर लिटरेट अब भी देखिए सिनोनिमसली इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर लिटरेट का मतलब यही हो गया कि आपके पास डिजिटल स्किल है। डिजिटल स्किल, जी, इसका मतलब आप इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे, आप वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको सेव करना जानते हैं, उसको रिट्रीव करना जानते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो किस तरह से एरर्स रिमूव करेंगे, और वक्त पड़ने पर आप उसको किस तरह से उसका फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए, वर्ड होता है तो वर्ड को किस तरह से हम PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं, PDF को वर्ड में, या हम प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशंस किस तरह से हम बनाते हैं। अब तो आप देखिए कि बहुत दौर एक डिफरेंट दौर है। तो क्लासरूम्स में भी आप स्कूल टीचर्स के देखिए, सब जगह स्मार्ट क्लासरूम्स हैं,
तो आप स्मार्ट क्लासरूम्स में आप किस तरह से स्मार्ट क्लासरूम को, स्मार्ट बोर्ड को इस्तेमाल करना अगर जानते हैं तो आप उस सिस्टम में वेल एडजस्ट और फिट हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है टीचर्स के लिए सरवाइव कर पाना, क्योंकि विद द ऑनसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दिन ब दिन जी बहुत हम लोगों के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है। जी मैम, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। इंसान जिससे खौफ खाता है उससे मोहब्बत नहीं करता। अरस्तु। I attribute my success to this. I never gave or took any excuse, as told by Florence Nightingale. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है डिजिटल टूल इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी तदरीसो इक्तसाब में डिजिटल आलात। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुशैबा अंदर मैम। मैम, अगर डिजिटल टूल की बात करें तो डिजिटल टूल से क्या मुराद है? देखिए, डिजिटल टूल कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल हो सकता है, किसी हम सिस्टम के बारे में भी कह सकते हैं, कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे हमने कहा कि लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई आपका स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कोई रिसोर्स भी हो सकती है, तो जैसे हम ई रिसोर्सेज के बारे में कहते हैं, ई लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जैसे PDF में कोई वो है, हमारे पास मटेरियल है, किस तरह से हम उसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारे डिजिटल टूल्स होते हैं। अब तो आप देख लीजिए, टैबलेट्स आ गई हैं बहुत सारी जगह। जो है क्लासरूम की ये ज़रूरत होती है कि हर बच्चे के पास अपना टैबलेट होना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर टूल को भी हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल टूल है। एप्लीकेशंस होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और ख़ास तौर से इसको जैसे
गूगल क्लासरूम है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो वो भी इसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें आप एजुकेशनल चैनल्स बना सकते हैं, आप बच्चों को कोई असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, कोई मटेरियल आपको पढ़ने के लिए देना है छोटे बच्चों के लिए। अब ये प्राइमरी, मिडिल और हायर और सीनियर सेकेंडरी सब लेवल पर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हम ये कहते हैं कि जो इंटरनेट फैसिलिटी ऑब्वियसली ज़रूरी होनी चाहिए स्मार्ट क्लासेस के लिए भी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स या मोबाइल एप्लीकेशंस, इन सब के लिए भी इंटरनेट फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, और ये भी एक तरह के जो है हम कहते हैं डिजिटल टूल्स ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे पास हम एजुकेशनल चैनल्स बना सकते हैं, हम ऐसे ब्लॉग्स बना सकते हैं, अब तो ब्लॉग्स भी होते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग भी होने लगी है। दूसरे ये कि हम डिस्कशन फोरम्स बना सकते हैं, जिस पर एक्सपर्ट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आपस में भी स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। दो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बच्चे बना लेते हैं, टीचर्स बना लेते हैं, दैट इज नॉट ऑफिशियल, बट हाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है एज अ डिजिटल टूल, यू कैन नॉट डिनाई दैट। यानी जो भी तकनीकी आलात हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने तदरीसी व इक्तिसाबी अमल को आसान बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम डिजिटल टूल कह सकते हैं। देखिए डिजिटल टूल तो कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि जो हमारी जिंदगी को आसान बना रहे, कि हम मेनली जो मैं बता रही हूँ वो मेरी तालीम के सिलसिले से उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जो स्मार्ट वॉच भी है, एक खाली स्मार्ट वॉच होती है, वो भी एक डिजिटल टूल है, क्योंकि आजकल तो आपकी स्मार्ट वॉच बता रही है कि आपने कितने स्टेप्स वॉक कर लिए, आपकी दिल की धड़कन क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, तो वो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल टूल। लेकिन अगर हम उसके एजुकेशन के फील्ड में बात करें, तालीम के शोबे में बात करें, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम जो हमारे दर्स और तदरीस के अमल को मुयस्सर बना देती है, मुयस्सर और आसान बनाती है। अब मुयस्सर और आसान बना। अभी मैम, जो तदरीसी इक्तिसाबी अमल में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से ये तालीमी टूल हैं या डिजिटल टूल हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हमारी तालीम को आसान और मुयस्सर बना रहे हैं? जी देखिए ऐसे हम बहुत सारी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो डिजिटल टूल्स हैं, क्योंकि हमारे जो ये तालीमी अमल है ना, तो हम ये कहते हैं कि हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट स्टेप्स या हायरार्की में डिवाइड कर सकते हैं। कि जैसे हम ये कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, या अगर हमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन करना है तो हम किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं गूगल ड्राइव, सबसे सिंपल से मैं शुरुआत करती हूँ, तो गूगल ड्राइव तो सब लोग जानते हैं, तो आप गूगल ड्राइव में ही देख लीजिए कि आपके पास उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, आप स्प्रेडशीट्स भी बना सकते हैं। ख़ासतौर से अब देखिए गूगल फॉर्म्स, जो कि कोविड में हम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ, ख़ासतौर से रिसर्चर्स के लिए, कि वो ऑफलाइन में आपको कोई सर्वे कंडक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो गूगल फॉर्म्स बहुत मुअस्सर साबित हो रहा है। फिर गूगल स्लाइड्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आपको लिंक शेयर करना है, तो मैंने सबसे आसान से स्टार्ट किया कि गूगल ड्राइव जो है वो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आपको कोलैबोरेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए बहुत मुअस्सर साबित होता है गूगल ड्राइव, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। फिर है जैसे वेबिनार टूल्स, तो आप देखिए वेबिनार के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। अब तो आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम यार्ड है, जूम है, गूगल मीट है आपके पास, गो टू मीट, सिस्को, गो टू वेबिनार, इस तरह की। अगर आपको कोई जब कोविड था तो तब तो सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी, और अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चाहे इन सर्विस प्रोग्राम्स हों, तो वो भी ऑनलाइन ही मोड में आजकल चल रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए कि वेबिनार टूल्स होने चाहिए, और ऐसे वेबिनार टूल्स जो एक्सेसिबल हो, हर कोई आसानी से डाउनलोड कर ले, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। तो इन टूल्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारी चॉइस, क्योंकि मोर और लेस सब में फंक्शन सेम ही हैं, चाहे वो गूगल मीट है चाहे वो जूम है, तो वहीं जी हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे मैंने कहा कि टीचर्स को अगर कोई प्रेजेंटेशन करना है या फिर आपको स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे गूगल स्लाइड,
पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, प्रेजी है, की नोट है, स्लाइड शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शेयर पर तो आप दूसरे भी प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, फिर अपने प्रेजेंटेशंस में आप उसको बना सकते हैं। आप ग्राफिक्स, इमेजेस और एनिमेशंस, या फिर आपको कोई लिंक दिखाना है, कोई लिंक कहीं इंक्लूड करना है, तो वो सारी चीज़ें। फिर हम ये कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन आज के ज़माने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप देखिए कि हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। अब ये खाली स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए नहीं है, आप देखिए घर में रहने वाले लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने ब्लॉग्स और व्लॉग्स बनाते हैं, चाहे वो कुकिंग के हैं या कोई भी छोटी चीज़ है, कोई चीज़ असेंबल करनी है, यहाँ तक कि लोग घर को साफ ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखना है, उसके भी वो वीडियो ब्लॉगिंग होती है। तो एजुकेशन की फील्ड में अगर हम देखें तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अहम हिस्सा है, और टीचर के लिए तो उसमें आप ऑडियो भी हो सकता है, खाली फोटोग्राफी या वीडियो, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, या आप अपनी इंफॉर्मेशन को और किस तरह से अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट्स तक या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं कुछ असेसमेंट टूल्स के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हमारे पास बहुत सारे असेसमेंट टूल्स भी हैं कि जैसे कोविड में हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो स्मूथली हमने अंजाम दे दिए, लेकिन अब प्रॉब्लम आई असेसमेंट की कि वो बहुत चैलेंजिंग था कि किस तरह से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस किया जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक तरीका था हमारे पास गूगल फॉर्म्स, पेडलेट, सॉक्रेटिव, पोज, कहूट, ये बहुत सारी क्विजलेट, या फिर मैंने उसका भी इस्तेमाल किया, गूगल क्लासरूम्स का भी इस्तेमाल किया असेसमेंट के लिए। तो ये काफ़ी मददगार साबित हुए कि अगर आपको एमसीक्यूज लेने हैं, या मूडल, कैनवास, मूक्स का भी आप इस्तेमाल ले सकते हैं जी। तो ये इसमें आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई आपको लिंक शेयर करना है, कोई डिस्कशन फोरम आपको डिस्कस करना है, वो सब आप इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बआसानी कर सकते हैं। एक बात और जो हमने ये इसके ऑनलाइन टीचिंग के दौरान हमने फेस की, वो ये थी कि जो तुलबा थे उनकी तरफ से ये थोड़ी सी शिकायत थी कि हमें ऑथेंटिक रिसोर्स से इंफॉर्मेशन को हासिल कर। तो ये उन्होंने हमसे अक्सर सवाल करते थे कि, या फिर हम जब स्टूडेंट से डील करते थे तो वो कोई बात हमें या कोई इन्फॉर्मेशन हमें बताते थे, तो हम उसको काउंटर करते थे कि नहीं बेटा ये इन्फॉर्मेशन ये सही नहीं है, ये आप कहाँ से। तो बच्चे जो है उस टाइम सिर्फ गूगल, उनको लगता है कि हमने गूगल पर कोई टॉपिक डाला और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सही होगी इंटरनेट पे। उनको सही रिसोर्स और सही सोर्स का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उनको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एनसीईआरटी की बहुत सारी ऐसी वो हैं जहाँ पे आपको मटेरियल, टेक्स्ट बुक, ऐसी एप्स हैं, और आपको ऑडियो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ई पाठशाला है जैसे, और हिनू की भी अपनी ऐप्स है, वहाँ पे भी आपको मटेरियल मिल सकता है। तो ज़रूरत ये है कि अगर हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है जी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हमने उनको बताया कि देखिए आप ये रिसोर्सेज हैं, हमारी ये ई लाइब्रेरीज हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करिए। तो ये कुछ डिजिटल टूल्स हम एजुकेशन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा मैडम। अभी यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे सिराज औरंगाबादी की। खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। सिराज का पूरा नाम सैयद सिराजुद्दीन था। 1713 में औरंगाबाद में पैदा हुए। उनका ख़ानदान हुसैनी सादात के मोहतरम घराने से ताल्लुक़ रखता था। फ़ख्र व दरवेशी उस ख़ानदान का तुर्र इम्तियाज़ था। उनके वालिद सैयद दरवेश इसमें बामुसम्मा थे। उन्होंने सिराज की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। 12 साल की उम्र तक सिराज मुतदाविल उलूम की तहसील में मसरूफ़ रहे और तमाम फ़ारसी असातिज़ा का कलाम पढ़कर इसे अपनी रूह में उतार लिया। लेकिन इसी उम्र में उन पर एक आलम जज्ब तारी हो गया। बेखुदी की इस कैफियत में वो घर से निकल जाते। अक्सर वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के मज़ार पर देखे जाते। रात रात भर सहरा नवर्दी करते। उनके वालिद उनको पकड़ कर लाते, लेकिन मौका मिलते ही ये फिर भाग निकलते, यहाँ तक कि मजबूरन उनको जंजीरों में जकड़ा गया। सिराज की शायरी उर्दू में इश्क़िया शायरी का एक मुनफरिद नमूना है। इश्क उर्दू गज़ल का एक ख़ास मौजू है। सिराज की ज़बान अपने तमाम हम असरों मज़हर जाने जाना, आबरू, मज़मून, ताबा वग़ैरह के मुकाबले में असर हाजिर की ज़बान से ज़्यादा करीब नज़र आती है। उनके शेरों पर कभी मीर तक़ी मीर की ज़बान का धोखा होता है तो कभी वो गालिब के लहजे में बात करते नज़र आते हैं। देखा है जिसने यार के रुखसार की तरफ, देखा है जिसने यार के रुखसार की तरफ, हरगिज़ न जावे सैर को गुलजार की तरफ। मजमूई तौर पर सिराज का कलाम लफ्ज़ व मानी का एक ऐसा गुलदस्ता है जो मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। सिराज ने जिस दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ इश्क के नगमे गाए, वो उनको उर्दू की ग़िनाई शायरी में एक मुनफरिद मुकाम पर फायज करती है। उनकी शायरी को बार बार और ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है। हर तरफ यार का तमाशा है, हर तरफ यार का तमाशा है, उसके दीदार का तमाशा है। इस दरवेश सिफत पाकबाज शायर ने सिर्फ 48 बरस की उम्र पाई। सारी उम्र शायरी, कलंदरी, मुसाफिर नवाजी, दोस्ती और गोशा नशीनी में गुजार कर 1764 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और औरंगाबाद में ही मदफून हुए। दोस्तों, ये थे सिराज औरंगाबादी और उनके हालात ज़िंदगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम डिजिटल टूल इन टीचिंग एंड लर्निंग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात कर रही हैं डॉक्टर नुशैबा अंदर मैम। मैम, डिजिटल टूल का हम इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तालीम के अंदर, तो इसके फ़वाइद क्या हैं इस्तेमाल करने के? देखिए, फ़वाइद तो बेशक बहुत सारे हैं और जैसे मैंने कहा कि ये अब ऑप्शन नहीं है, ये तो हमारी ज़रूरत बन गई है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर हम देखें कि फ़ायदे क्या हैं, तो ये है कि हम एक पर्सनल लेवल पर जो है अपनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बच्चों की हो सकती है। टीचर्स भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती है, तो और पर्सनलाइज्ड भी होती है।
है ना। पर्सनलाइज्ड का मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि देखिए क्लास में जब टीचर कोई भी लेक्चर देते हैं या फिर कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अंजाम दिया जाता है तो वो पूरी क्लास को जहन में रखते हुए दिया जाता है। तो हम एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल का अपना लेसन प्लान करते हैं। लेकिन पर्सनलाइज में ये होता है कि मे बी कुछ बच्चे आपकी क्लास में जो है वो स्लो लर्नर्स हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़हीन हैं और गिफ्टेड हैं, तो वो आगे भी कुछ जानना चाहते हैं, वो कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं। तो ये हमें एक ऐसा मौका देता है डिजिटल टूल्स और डिजिटलाइजेशन कि हम अपनी रिसर्च और अपनी मालूमात को अपने जहन के हिसाब से उसको हासिल कर सकें। दूसरी ये कि हमारे ग्लोबल एक्सेस है, हमारे मालूमात का हमारे पास ग्लोबल एक्सेस है और हम कोई जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। यहाँ बैठे बैठे हम कोई यूएस की ई लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तो बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो सिर्फ यूएस में या यूके में मिल रही थी और मैं बहुत परेशान रही उसके लिए कि मुझे किस तरह से वो मिलेगी। कोई मेरा वहाँ जानने वाला हो जो मुझे वहाँ से वो किताब ला के दे दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी मेरी रिसर्च के लिए। लेकिन वहीं मुझे किसी ने गाइड किया कि बहुत सारी ई लाइब्रेरीज होती हैं, आप उसको सर्च करिए और वहाँ मुझे वो किताब आसानी मिल गई। तो देखिए आप किस तरह से जोग्राफिकल बैरियर्स जो थे हमारे पास ये ग्लोबल नॉलेज को एक्सेस करने के लिए वो उससे ख़त्म हो गए डिजिटलाइजेशन से। दूसरी ये कि डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने का ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत इंटरेक्टिव हैं, बच्चे बहुत इंगेज हो जाते हैं उसमें, ज़्यादा उनका दिलचस्पी बढ़ जाती है। ख़ासतौर से आप देखिए जो प्राइमरी लेवल के तुलबा होते हैं तो उनका ख़ासतौर से बहुत रुझान होता है इसमें, एनिमेशंस या पिक्चर्स या कार्टून्स। तो पहले बच्चे घबराते थे स्कूल में जाने से और क्लास में बैठने से, एक जो ट्रेडिशनल क्लासरूम हुआ करता था। तो अब क्लासरूम्स बहुत इंटरेक्टिव हो गई हैं, बहुत इंगेजिंग हो गई हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मेरा ही बच्चा रोज़ कहता है कि मुझे, छुट्टियों में भी बच्चे कहते हैं कि रोज़ हमें स्कूल जाना है। तो ऐसी क्या वजह? और पहले आपने देखा होगा बच्चे रोते थे कि हमें स्कूल नहीं जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। दूसरा ये कि हमें इससे इंस्टेंट फीडबैक भी मिल जाता है कि आप ये देखिए कि जब हम गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे थे तो गूगल क्लासरूम में बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आपने कि स्टूडेंट ने आपको असाइनमेंट सबमिट किया, आप फ़ौरन उसको एसेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और फ़ौरन ही उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और फ़ौरन उसे मिल जाएगा और उसको अपना फीडबैक मिल जाएगा। जी मैम। तो ये डिजिटल टूल्स जो हैं, देखिए मैं तो यही मानती हूँ कि दे आर ए बून और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों की आसानी दे रहा है। और बहुत सारी चीज़ों की आसानी दे रहा है। बिल्कुल मैम। कुछ लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो बच्चे अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑन ए कंक्लूडिंग नोट मैं ये कहूँगी कि देखिए ये टेक्नोलॉजी है और हम टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, हमसे स्मार्ट नहीं हो सकती। वी आर स्मार्टर देन द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को हमें खुद को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैम चूँकि वक्त हो चला है तो यहाँ पर हम अपने इस सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करेंगे। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हमने डिजिटल टूल इन टीचिंग एंड लर्निंग पर डॉक्टर नुशबा अंदर मैडम से बात की। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्योंकि वक्त हो चला है तो इसी वजह से हम दोस्तों आपसे लेंगे अलविदा। बहुत जल्द हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब। You were listening to Amozish on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।